विजय जी, ये जनार्दन रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के पीछे की रणनीति क्या है? जबकि कर्नाटक वो जगह है जहां 2004 से लेकर 2019 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस से करती रही, चाहे उसकी सरकार वहां रही हो या ना रही हो। 2004 में भी उसकी सीटें कांग्रेस से ज्यादा थी, 2009 में भी कांग्रेस से ज्यादा थी, और 2014 और 2019 में तो 28 में से 25 सीटें बीजेपी को मिली थी। तो वहां जनार्दन रेड्डी को शामिल करने के पीछे का कारण क्या है? आप अपने का अनम्यूट करें। हाँ। यश तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से अभी ये दोबारा शामिल किया गया है जनार्दन रेड्डी को, इससे न केवल कर्नाटक के लोग बल्कि बीजेपी के कुछ नेता भी एकदम से चौंके हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कैंडिडेट भी पिछले असेंबली इलेक्शन में उतारे थे। वे खुद लड़े थे, उनकी वाइफ भी लड़ी थी, तो कोई इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं था कि उनको शायद बीजेपी में लेने की कोई मजबूरी हो। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल बन के उठा है कि जिसके ऊपर इतने बड़े चार्जेस, गंभीर आरोप है करप्शन के और इलीगल माइनिंग के, और पूरे कन्विक्टेड है कई केसेस में, उनको पार्टी में शामिल करना, तो ये कहीं ना कहीं एक सदमे की बात है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जनार्दन रेड्डी के जो करीबी हैं श्रीरामुलु, जो कि पिछले बीजेपी सरकार में मंत्री थे, वे ट्राइबल एरियाज में काफी उनकी पकड़ बहुत मजबूत है, और श्रीरामुलु और जनार्दन रेड्डी भाई की तरह माने जाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि श्रीरामुलु जो उस क्षेत्र में बल्लारी रीजन में जिस तरह की करीब 3 ट्राइबल सीट्स हैं, वहां पर काफी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ये करते हैं, और ये एक शायद अंडरस्टैंडिंग है कि जनार्दन रेड्डी को बीजेपी में शामिल किया जाए तो वह पूरी तरह से फंडिंग जो होगी श्रीरामुलु की और जो अन्य 2 सीटों पे, वो एक बहुत जरूरी चीज हो जाएगी। नागेंद्रा, जो कि पहले जनार्दन रेड्डी के करीबी थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की थी पिछले चुनाव में, और अब वह मौजूदा सिद्धरामैया सरकार में मंत्री भी है। तो कहीं ना कहीं वो जो ट्राइबल वोट को लेकर के कैलकुलेशंस हैं, उसमें उनको लग रहा है कि जनार्दन रेड्डी पूरी तरह से बीजेपी में अगर इन्वॉल्व होंगे तभी वे श्रीरामुलु के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, और जो नॉर्थ ईस्ट कर्नाटक की जो सीटें हैं वहां पर वे प्रभावशाली हो सकते हैं। बट विजय जी, क्या कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी आज कॉन्फिडेंट है कि वो 2019 का परफॉर्मेंस रिपीट कर सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती इस समय जो बीजेपी के अंदर है और कांग्रेस के अंदर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है कि इंटरनल फाइटिंग जो है वह एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी में कुछ नेता ऐसे हैं जो पूरी तरह से इस कोशिश में जुटे हैं कि येडियुरप्पा के बेटे विजेंद्रा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया कर्नाटक में, उनको इतना इजी ना हो उनकी कोरोनेशन कि वे अगर एक अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो शायद वे आगे अपना एक पॉलिटिकल कैरियर एस्टैब्लिश कर लेंगे। तो कुछ नेता जो वरिष्ठ नेता हैं जो कि नाराज हैं विजेंद्रा के स्टेट प्रेसिडेंट बनने से, वह शायद पार्टी में कहीं इस बात को लेकर के सहमत नहीं है। और ये चीज हमने देखी कि जिस तरह से सीटी रवि, जो कि केंद्रीय बीजेपी के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, वो उनको जिस तरह से उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, और शोभा करंदलाजे जो कि एमओएस थी, उनकी जिस तरह से सीट बदली गई है, तो ये एक चैलेंज जो है बीजेपी के लिए बहुत बड़ा उभर के आ रहा है कि इंटरनल फाइटिंग से वे कैसे उसको सॉल्व कर सके। क्योंकि बसवराज बोम्मे खुद साफ तौर से कह चुके हैं कि वे ये चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको ये चुनाव लड़ाया जा रहा है, और के एस ईश्वरप्पा के बेटे ने जिस तरह से वहां पर बगावत की है, तो ये चैलेंज, तो ऐसे में टक्कर कांटे की है। और लगभग अगर कहा जाए तो 28 सीटों में शायद दोनों पार्टियां जो है बराबर की एक परफॉर्मेंस दे पाएंगी। लेकिन जो डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा कि अपनी इंटरनल फाइट कौन कंट्रोल कर सकता है चुनाव के दिन से पहले, जो कि कांग्रेस में मुश्किल लग रहा है। आज भी वहां पर बगावत हुई, हमने देखा कांग्रेस ऑफिस के बाहर जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए मुनियप्पा के दामाद को टिकट देने को लेकर के, उस तरह का ओपन प्रोटेस्ट अभी तक बीजेपी ने नहीं किया। बट विजय जी, इसका मतलब ये कि आपके कहने का कि जो विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत हुई, उसके बाद से लोकसभा के चुनाव में जो उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी काफी ग्राउंड कवर कर लेगी,
वो इंटरनल फाइट की वजह से या फैक्शनलिज्म की वजह से उतनी कवर करते हुए दिखाई नहीं पड़ती। इसका मतलब कि बीजेपी को कर्नाटक के अंदर कई सीटों का नुकसान हो सकता है। सही कह रहा हूं मैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर जिस तरह से असेंबली इलेक्शन का भी आप विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट 3 दिन में कैंपेन के प्रधानमंत्री मोदी खुद कर्नाटक में कैंपेन में जुटे रहे थे कि और उसके चलते ही पार्टी के कार्यकर्ता भी ये मानते हैं कि उनकी 60 से 65 सीटें आई थी। और अगर मोदी फैक्टर तब चल गया तो अब उनको उम्मीद है कि शायद इस बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को ही मेहनत करनी पड़ेगी कि वे अगर पार्टी की छवि और पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसको सुधारना चाहते हैं, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता हैं आर अशोक हो गए, सीवी रवि है, शोभा करंद्लाजे है, येदियुरप्पा है, ये लोग तो शायद आपस में बैठ के अभी ऐसी परिस्थिति में है कि बात भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सबके कैंप्स जो है वे नाराज है। और ऐसे में शायद पार्टी के हाईकमान को ही एंड में अपनी एक जो मुहिम चलानी पड़ेगी कैंपेन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि वोटर तो साफ है, उनका राम मंदिर के मुद्दे पर हो या हिंदुत्व के मुद्दे पर हो, कर्नाटक का वोटर जो है वह पॉलिटिकली इंक्लाइंड है। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड है, सोशल मीडिया पे काफी उसकी चर्चा हो रही है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वो अभी थोड़े टाइम में पता लगेगा, लेकिन थोड़ा एज इस समय पे बीजेपी को जरूर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।